नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट की। ये इंडियन एविडेंस एक्ट का सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो आपके पास आ चुका है सेक्शन 1 का, सेक्शन 2 रिपील हो चुका है। आज हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 3 की। तो सबसे पहले आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 कहता है मैं प्रिलिमिनरी हूँ। सेक्शन नंबर में 1, 2 का 4 हूँ। तो सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट था, जो कि हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। सेक्शन 2 हमारा रिपील था 1938 पे, ये भी हम कर चुके हैं। सेक्शन नंबर 3 कहता है इंटरप्रिटेशन क्लोज। आइए आज इस इंटरप्रिटेशन क्लोज के बारे में चर्चा करते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको निर्वचन खंड। सबसे पहले यहाँ पे आता है आपके पास कोर्ट। कोर्ट प्री प्लस मेन दोनों के लिए है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसको पढ़ने का वे है, कोर्ट को 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। पहला पार्ट कहता है कोर्ट में क्या इंक्लूड है, और दूसरा पार्ट कहता है कोर्ट में क्या इंक्लूड नहीं है। क्या इंक्लूड है, क्या इंक्लूड नहीं है। क्या इंक्लूड है कोर्ट के अंदर? 2 चीज़ें। फर्स्ट आता है आपके पास कोई भी मजिस्ट्रेट आ सकता है, और सेकंड जो ऑथराइज है एविडेंस लेने के लिए वो भी आ सकता है। कौन आ सकता है? कोई भी जज, कोई भी मजिस्ट्रेट आ सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ जिसको ऑथराइज किया गया है एविडेंस लेने के लिए वो भी कोर्ट में इंक्लूड है। बट कौन इंक्लूड नहीं है? आर्बिट्रेटर्स। कौन इंक्लूड नहीं है? आर्बिट्रेटर्स, मध्यस्थ नहीं आता है। पढ़ा था अपन ने, कहाँ पढ़ा था? सेक्शन नंबर 1 इंडियन एविडेंस एक्ट ने पहले ही कह दिया था कि मैं आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पे अप्लाई नहीं होता हूँ। तो जब मैं आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पे अप्लाई नहीं होता हूँ तो फिर आर्बिट्रेटर मेरे आएंगे नहीं। तो ये आपकी कोर्ट की डेफिनेशन है। अब जब मैं कोर्ट की डेफिनेशन की बात करती हूँ तो कोर्ट की डेफिनेशन और भी कई जगह दी हुई है। कहाँ पे दी हुई है? ऑब्लिक करके लिखो, आईपीसी के अंदर सेक्शन नंबर 20 में। आईपीसी का सेक्शन 20 भी कोर्ट कहता है, दोनों की अलग अलग डेफिनेशन है। वो अलग डिफाइन करता है अलग, लेकिन पता होना चाहिए दोनों में दी गई। जबकि सीआरपीसी, सीपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन में कोर्ट की डेफिनेशन नहीं है, हाई कोर्ट की डेफिनेशन है। उन तीनों में किसकी दी गई? हाई कोर्ट की दी गई, याद रखना। इसमें तो कोर्ट है पर अपने पास सीआरपीसी 2 का ई, सीपीसी 27A और कॉन्स्टिट्यूशन 366 का 14। इन तीनों में क्या दे रखा बेटा? इन तीनों में दे रखा अपने हाई कोर्ट की, और कोर्ट की डेफिनेशन दोनों में देखिए। अब कोर्ट पे हम लोग क्या लेकर जाते हैं? फैक्ट। तो आइए चलते सेकंड पे। सेकंड है हमारे पास फैक्ट्स। जब फैक्ट्स को पढ़ते हैं तो फैक्ट्स भी हमारे पास 2 टाइप के हो जाते हैं। एक होता है मटेरियल फैक्ट्स और एक होता है मेंटल फैक्ट। क्या कहा? फैक्ट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है भौतिक और एक होता है मानसिक। लिख दीजिए, एक होता है भौतिक, एक होता है मानसिक। एक होता है मटेरियल फैक्ट, एक होता है मेंटल फैक्ट। इसको बोलेंगे हम भौतिक, इसको बोलेंगे मानसिक। जब अपन मटेरियल फैक्ट की बात करेंगे तो जैसे ये मोबाइल है, टेबल पर है, तो कोई वस्तु की अवस्था, वस्तु का भान जो इंद्रियों द्वारा होता है बाई सेंस। हम कहते हैं सेंस कितने होते हैं? 5 होते हैं। आई है, नोज है, सूंघ के, देख करके, टेस्ट करके, सुन करके, स्पर्श करके। और हम कहते हैं हमारा 6 सेंस बड़ा अच्छा है ना। सब लोग कहते हैं हमारा 6 सेंस अच्छा है। मेरी तो लाइट जाए तो लाइट चली जाती है, मेरी तो लाइट आए तो आ जाती है। ये इसको प्रिडिक्शन कहते हैं। कई बार हम जो सोचते हैं वो होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जब जब पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव मिलेगा, और जब जब हम नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव मिलेगा। ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास पहला मटेरियल। सेकेंड, ऐसा कोई जिसको देखकर हमें फील होता है कुछ तो हुआ है, यानी मेंटल फैक्ट। इसके ऊपर केस होता है। केस ये कि केस था कानूनी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का। उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो 12 डेज जो भी जो सेरेमनीज होती है वो सब कर करा के उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं यार ऐसे कैसे औरत है जिसका पति मर गया, इसको फर्क ही नहीं पड़ता है, वो रोई तक नहीं। तो ना रोने से उससे लोगों को पता चला कि इसी ने मर्डर किया है। डेथ नहीं हुई, ये मर्डर था। तो कैसे पता चला? उसके हाव भाव से। तो कैसे? मानसिक तथ्य से। और ये डी मिनोर पढ़ते हैं अपन, 280 सीआरपीसी में पढ़ते हैं अपन, ऐसे अपन ऑर्डर 18 में पढ़ते हैं, रूल 12 के अंदर। तो वहाँ पर भी प्रोविजंस दिए गए हैं। वो कहते पढ़ते हैं ना अपन, टीका टिप्पणी करना, क्या बोलते हैं उसको, डी मिनोर करना है, इंग्लिश में डी मिनोर करना होता है। तो आपके हाव भाव को देख के जैसे पता चल सकता है। तो वो कैसे होते हैं? मेंटल फैक्ट्स होते हैं। तो फैक्ट 2 टाइप के होते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे रेलेवेंट फैक्ट। हम चाहते हैं रेलेवेंट फैक्ट की तरफ। तो फैक्ट क्या कहता है कि मेरे पास जो कोर्ट के अंदर तुम आओगे तो अगली डेफिनेशन है रेलेवेंट फैक्ट की। किसकी है? रेलेवेंट फैक्ट, सुसंगत तथ्य की।
तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कोर्ट। कोर्ट के अंदर गए फैक्ट। फैक्ट टू टाइप के थे, एक मटेरियल और एक मेंटल। अब कोर्ट के अंदर आप कौन से फैक्ट लेके आओगे, जो उस मुद्दे से जुड़े हुए होते हैं, जिसको कहते हैं रिलेवेंट फैक्ट। एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए, एक बार एक मर्डर होता है, ए और बी दो जने होते हैं। ए ने बी का मर्डर किया, सी गवाह होता है। सी कहता है मैंने मर्डर करते हुए देखा। जज साहब ने उससे कहा, जज साहब ने कहा कि चलो अपना एविडेंस दीजिए। वकील साहब ने सवाल पूछे, अच्छा बताइए आपने ए को मर्डर करते देखा? उसने कहा देखा। आप वहाँ क्या कर रहे थे? जिस जगह पे देखा क्या कर रहे थे? तो उसने बताया भाई मैं इस काम से गया। अच्छा उस दिन आपने क्या शर्ट पहन रखी थी? उसने बता दिया मैंने ये कपड़े पहन रखे थे। अच्छा उस दिन आपने चश्मा लगा था? उसने वो भी बता दिया। अच्छा आपके कितने दोस्त थे? किसके साथ कब कब घूमने जाते हो? कहाँ कहाँ घूमने जाते हो? ये जो क्वेश्चन, कितने दोस्त हैं, कहाँ घूमने जाते हो, कितनी जगह जाते हो, ये उस मर्डर से रेलेवेंट नहीं था। क्योंकि पहले वाला आप वहाँ क्यों आए, आपने कैसा शर्ट पहन रखा है, क्या आपने चश्मा लगा रखा है, ये रिलेवेंट है। क्योंकि वाकई तुम आए तो बता तुम्हारे पास क्या था। लेकिन तुम्हारे कितने दोस्त हैं, तुम किसके साथ घूमने जाते हो, किससे लेना देना, ये सब उस मर्डर के केस से रिलेवेंट नहीं है। इट्स मीन कोर्ट में वही प्रोड्यूस होगा जो कि रिलेवेंट होते हैं। तो रिलेवेंट फैक्ट तभी आपके पास एडमिशेबल होंगे जब दो चीज़ें होगी। पहला, उस फैक्ट से आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो जब भी रेलेवेंट फैक्ट पढ़ो तो याद रखना कि कोर्ट में जो मुद्दा चल रहा है उस मुद्दे से आपकी बात, पहली शर्त रेलेवेंट होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए। पहली वर्ड कनेक्टेड होनी चाहिए। क्या कहा? सशक्त होनी चाहिए, जुड़ी हुई होनी चाहिए। सशक्त होनी चाहिए, जुड़ी हुई होनी चाहिए। और सेकंड, जो बात आप कह रहे हो वो एडमिशेबल में क्या होनी चाहिए? वो एडमिशेबल होनी चाहिए, ग्राह्य होनी चाहिए। तो लिखो दूसरी बात, एडमिशेबल होनी चाहिए। जो तुम कह रहे हो वो एडमिशेबल होनी चाहिए। अर्थात जो तुम्हारे रेलेवेंट फैक्ट है वो कोर्ट में जो मुद्दा चल रहा है उस मुद्दे से या तो कनेक्टेड होना चाहिए और एडमिशेबल होना चाहिए, तभी वो रेलेवेंट माना जाएगा। अन्यथा उसका कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो रेलेवेंट फैक्ट की डेफिनेशन आप जब देखेंगे तो उसमें दो वर्ड ऐड कर देना, एक तो कनेक्टिविटी और दूसरी एडमिसिबिलिटी। और क्या कहता है, कौन से रेलेवेंसी की बात करता है? इस एक्ट में दिए गए प्रोविजंस की। इस एक्ट में कहाँ दिए गए हैं? तो आप लिखेंगे 5 से 55 में, 5 से 55 में जो प्रोविजंस दिए गए उनसे वो कनेक्टेड होनी चाहिए और वो एडमिशेबल होनी चाहिए, तभी वो रेलेवेंट होगी, अन्यथा नहीं। ऐसा मैं बार बार क्यों कह रही हूँ एडमिशेबल? क्योंकि हमारे पास कुछ सेक्शंस हैं। सेक्शन नंबर 121 से 131 ये कनेक्टेड है हमारे मुद्दों से, पर ये एडमिशेबल नहीं है। इसलिए ये रेलेवेंट होके भी हमारे लिए काम के नहीं है। इसलिए एक लाइन बोली जाती है कि ऑल एडमिशेबल फैक्ट्स आर रेलेवेंट बट ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स आर नॉट एडमिशेबल। और उसका एग्जाम्पल है 121 से 131। ठीक है, तो एग्जाम सबसे पहले कोर्ट गए, कोर्ट पे हमने फैक्ट दिए। फैक्ट कैसा था? रेलेवेंट फैक्ट। और रेलेवेंसी कैसे दी? 5 से 55 इंडियन एविडेंस एक्ट। अब जब रेलेवेंट फैक्ट आपने पेश कर दिए तो आपकी बात उस मैटर पर सपोर्ट कर दी, पर आपकी बात उससे अलग हो गई तो आ गई फैक्ट इन इशू। एक कहता है यस, दूसरा कहता है नो। एक कहता है यस, दूसरा कहता है नो। ये है फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू। अब फैक्ट इन इशू ना बेटा, ये बहुत खतरनाक डेफिनेशन दी गई इसके अंदर। उसको याद करने के लिए उसको तोड़ देते हैं अपन, तो वो अपन को इजी वे में याद हो जाएगी। फैक्ट इन इशू क्या कहता है? किसी सूट या प्रोसीडिंग में कोई फैक्ट इटसेल्फ, फैक्ट इटसेल्फ या अदर फैक्ट से कनेक्ट होके, सूट और प्रोसीडिंग में कोई फैक्ट इटसेल्फ अदर से कनेक्ट होके क्या करते हैं? किसके बारे में बात करता है? एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस। क्या वर्ड आता है? एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस। तीसरा वर्ड आता है आपके पास नॉन एग्जिस्टेंस, और नेचर और एक्सटेंट। किसकी बात करता है? तो कहता है कि सूट और प्रोसीडिंग में कोई फैक्ट अपने आप में या किसी अन्य फैक्ट के एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस और नेचर एक्सटेंट की बात किससे रिलेटेड? सामने वाले पक्षकार की 3 चीज़ों से, उसकी 3 चीज़ों से। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं हमारे पास? अधिकार, राइट्स, लाइबिलिटी एंड डिसेबिलिटी से। राइट्स, लाइबिलिटी एंड डिसेबिलिटी से क्या करता है? एक पार्टी एडमिट करता है और दूसरी पार्टी डिनाई करता है। एक पार्टी स्वीकार और दूसरी अस्वीकार करता है।
वहीं से फैक्ट एंड इशू रेज होता है। तो क्या कहा कि फैक्ट एंड इशू मीन्स किसी सूट या प्रोसीडिंग, यानी सिविल और क्रिमिनल दोनों में, सूट या प्रोसीडिंग में किसी फैक्ट जो अपने आप में या अन्य फैक्ट के, फैक्ट या अन्य फैक्ट किसी एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, एक्सटेंट और नेचर, किसकी, राइट्स, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी की। एक पार्टी कहता है ये है, दूसरा कहता है नहीं है। तो जैसे एक हाँ और दूसरा ना करता है, वहीं से फैक्ट एंड इशू रेज होता है। हिंदी वाले क्या कहते हैं, किसी वाद या कार्य में कोई तथ्य अकेले या अन्य तथ्य से जुड़कर पक्षकारों के, किसी वाद या कार्य में पक्षकारों के अधिकार, दायित्व, योग्यता और नियोग्यता के क्या करता है, उसके अस्तित्व, अनस्तित्व, उसके प्रकृति, उसके क्या बोलते हैं एक्सटेंट को एक पक्ष का स्वीकार करता है और दूसरा अस्वीकार करता है। तो वहीं से क्या रेज हो जाता है, वहीं से रेज होता है आपका फैक्ट इन इशू। तो फैक्ट इन इशू को हमेशा ऐसे याद क्या करो, नहीं तो ये याद होती नहीं, तोड़ के याद करोगे तो याद हो जाएगी। एग्जाम के अंदर मेन में आता तो पहले वो लिख के ऐसा बना देना। अब जब फैक्ट इन इशू की बात करते हैं तो इसमें कुछ ना ऑथर्स की भी डेफिनेशंस दी गई है। तो आप लोग है ना एविडेंस को थोड़ा अच्छे से पढ़ना तो बटुकला ला सकते हैं, ताकि इसका थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको मिल सकता है। ठीक है, अब फैक्ट एंड इशू आ गए हमारे पास। तो आ गए कोर्ट, कोर्ट में फैक्ट, फैक्ट में फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट दिए, फिर फैक्ट एंड इशू दिए, और देन आया हमारा डॉक्यूमेंट। क्या आया हमारे पास, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की वही परिभाषा है जो कि सेक्शन 29 आईपीसी में, बस एक वर्ड चेंज है। जो आईपीसी में लिखा फॉर द पर्पज ऑफ एविडेंस, वहीं पे एविडेंस में लिखा फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्ड। चेक कीजिएगा, दोनों को साथ में लेके बैठना, एक एक वर्ड चेंज है। वहाँ एविडेंस वर्ड यूज किया है, रिकॉर्ड किसी पदार्थ पक्षों को चिन्हों के साधन द्वारा एक से अधिक साधन द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया जाता है, वो हमारे दस्तावेज है। तो दस्तावेज की परिभाषा बड़ी अच्छी दे रखी है। अब जैसे कि इसका आगे आया एविडेंस, वो अपने आप में एक डिफरेंट प्री प्लस मैन का क्वेश्चन देता है। तो इस डेफिनेशन का अगला जो होगा वो अगले वीडियो में होगा, जो कि एविडेंस की डेफिनेशन आएगी प्रूव, डिसप्रूव, नॉट प्रूव, क्योंकि वो अपने आप में क्वेश्चंस देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेशन क्लोज खत्म किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए क्लासेस के बारे में आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। हमारे फाउंडेशन बेस चलते हैं, सारे के सब पढ़ाने का वे जो होता है डायग्राम बेस होता है, कीवर्ड्स निकाल के पढ़ाते हैं। इसके साथ ही साथ जब क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो हम डायरेक्ट ये पूरा बनाने के बाद, जैसे कि मान लीजिए फैक्ट इशू की है तो इसको रीडिंग भी करवाया जाता है, इसमें अंडरलाइन भी कराते हैं, क्योंकि कितने कंटेंट दे दूंगी मैं, लेकिन एक बार रीड करना जरूरी रहता है। तो क्लास में हम रीडिंग भी कराते हैं। फाउंडेशन बेस चलते हैं, लगभग 8 से 9 महीने के रहते हैं। हर स्टेट के हैं, हर स्टेट जुडिशरी के लिए कर सकता है, मोर देन 1 या 2 जुडिशरी एक साथ कर सकते हैं, हाई जुडिशरी का कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं, सारे कोर्स अवेलेबल हैं। आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम बैचेस चलते हैं। जूम ऐप पर लाइव क्लासेस चलती है, अभी रिकॉर्डिंग नहीं है, फ्यूचर में कभी हुआ तो बताऊंगी। ठीक है, और ऑफलाइन में भी आप जोधपुर में भी आके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए